बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नस्ला टावर के हवाले से। आपको बताते चलें कि आज नस्ला टावर के रिहायशी और बिल्डर अबू बकर की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ये प्लॉट जो कि 780 गज का था, इसे ओरिजिनली बाकायदा ख़रीदा गया या जिसके भी नाम पे, यानी जिस खातून के नाम पे था, उनके बाद ये मज़ीद ट्रांसफ़र हुआ और चीफ कमिश्नर कराची ने चूंकि 20 फीट जो रोड का हिस्सा था वो तमाम प्लॉट्स को इशू किया था, इसलिए नस्ला टावर के भी हिस्से में आ गया और उसके बाद इस प्लॉट का जो रकबा है वो बढ़ गया और उसके बाद 77 स्क्वायर यार्ड्स मजीद इसमें इजाफा किया गया, जो 2013 के लेटर के हवाले से इजाफा किया गया था। आपको ये बताते चलें कि सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी का जो लेटर है वो भी लगाया गया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि किस तरीके से इस प्लॉट को हासिल किया गया और किस तरीके से इस प्लॉट की जो यानी मिल्कियत है उसे प्रूफ किया जाता है। नाज़रीन, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो आला तरीन अदलिया है हमारे इस मुल्क की, जब उसकी तरफ से ये फैसला आ गया है तो क्या नजरसानी की कोई दरख्वास्त काबिल कबूल हो सकती है? कानूनी हैसियत क्या है ऐसी नजरसानी की दरख्वास्त की? क्या नजरसानी की दरख्वास्त के फैसले में नस्ला टावर की जो मिसमार करने का हुक्म है ये रुक सकता है? क्या कोई ऐसे फैक्ट्स मौजूद थे जो कि कोर्ट की नज़र से ना गुजरे हों, जो अब कोर्ट की तवज्जो जिस पे जो है ना वो मबजूल कराई जा रही हो, जिसके तहत ये इस्तदा की जा रही हो कि चूंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले नई कोर्ट ने देखे हैं या कोई नए फैक्ट्स सामने आ गए हैं जिसकी वजह से जो नस्ला टावर के इन्हिदाम का जो हुक्म है वो रोका जा सकता है? बहरहाल नाज़रीन, इसी पे कानूनी मशवरा और कानूनी राय लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब खलीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम खलीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। खलीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो हम नाजरीन को ये बता देना चाहते हैं कि हम नस्ला टावर का जो ऑर्डर्स जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस गुलजार साहब की सरबराही में जो बेंच लगी थी, उसके जो ऑर्डर्स आए हैं, हम उन ऑर्डर्स के मेरिट से डीमेरिट से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ना हम उस ऑर्डर को डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि जो इफेक्टिव हैं, क्या उनके पास इस वक्त कोई लीगल रेमेडी मौजूद है कि वो कानून का सहारा लेते हुए इस इन्हिदाम को रुकवा सकें? खलीक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो केस है जिसपे ये फैसला आया, 16 तारीख को ये फैसला दिया गया, जिसका तहरीरी हुक्मनामा भी अब जारी कर दिया गया है, मुझे बताइएगा सर कि इस केस में कोई अपील की गुंजाइश, रिव्यू की गुंजाइश बनती है? देखिए, रिव्यू की गुंजाइश तो कोर्ट के जजमेंट के बाद हो सकती है, 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल करना है। लेकिन क्योंकि रिव्यू का स्कोप बड़ा लिमिटेड है, रिव्यू का स्कोप ये है कि कोई ऐसी चीज जो रिकॉर्ड पे थी वो कोर्ट ने नहीं देखी, या कोई ऐसा एरर है जो फ्लोटिंग फ्रॉम रिकॉर्ड है। क्योंकि अभी आपने दो बातें कही कि जी कोई नए फैक्ट्स तो कोर्ट कंसीडर कर नहीं सकता। अब रिव्यू में जो मेन इशू यही है कि जी कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोर्ट के पास फाइल में मौजूद था और वो ओवरलुक हो गया, जिसकी वजह से ये ऑर्डर आया, जिससे ये इफेक्टिव हो, जो रिव्यू फाइल करेगा उसको इफेक्ट हो रहा होगा, तो कोर्ट उसको कंसीडर करता है। लेकिन क्योंकि बड़ा लिमिटेड स्कोप है, उस फोर कॉर्नर के अंदर रहना है कि जी एरर फ्लोटिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड, तो एरर फ्लोटिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड होगा। 30 दिन के अंदर आप अपील रिव्यू फाइल करेंगे, कोर्ट इस पर नोटिस करेगा और अगर प्रमा फसाई केस होगा तो उसी दिन वो रिव्यू अलाउ या डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी बात आई कि आपकी स्टे एप्लीकेशन है, कोर्ट ने फर्दर उसको एलिमिनेट करने के लिए किसी को नोटिस भी इशू किया और कोर्ट ये समझा कि जी डॉक्यूमेंट वाकई रह गए थे, या कोई ऐसा केस प्रमा फसाई केस था जिसके जो है ना जो आर्ग्यूएबल केस था, जिससे लॉस हो सकता है, इंजर्ड हो सकती है वो पार्टी जिसने ये रिव्यू फाइल किए, तो एट अ टाइम उसी वक्त वो स्टे का ऑर्डर पास कर सकते हैं और स्टे दे सकते हैं। मेन चीज तो ये है। खलीक साहब, मुझे बताइएगा कि इसमें जो प्ली लिया गया है यानी वो ये है कि मुख्तियार कार फिरोजाबाद जो है, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी कि इसकी जो मजीद जो इजाफा किया गया रकबे में प्लॉट के, वो लेआउट पे मौजूद नहीं है, जो लेआउट प्लान होता है, जबकि
बिल्डर का ये कहना है कि सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के पास जो लेआउट प्लान है उसमें ये तमाम एडिशंस मौजूद हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं इनकी लीगल वैल्यू क्या होती है, यानी किसी भी जमीन को री अलॉट करने की? अगर इनको 3,06,000 गज अलॉट किया गया, ये जब आगे उसको अलॉट करते हैं तो इनकी लीगल हैसियत क्या होती है? ये क्या एक्स्ट्रा लैंड भी जो इनको अलॉट नहीं भी किया गया हो, क्या ये वो भी अलॉट कर सकते हैं आगे जो अलॉटीज होते हैं या जो प्लॉट होल्डर्स होते हैं? खलीक साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सर? जो आपकी एलोकेट की गई लैंड, आप उसके कस्टोडियन होते हैं, आप उसी को बेच सकते हैं, उसी को आप रेंट पर दे सकते हैं, उसी को लीज आउट कर सकते हैं। आपको कस्टोडियन बनाया जाता है जब भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है ना। और जो जमीन आपको दी गई है जिसके आप अलॉटी हैं, आपको वही बेच सकते हैं, वही लीज आउट कर सकते हैं, वही किसी और पर्पस के लिए नहीं दे सकते जिस पर्पस के लिए आपको अलॉट की गई। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि जी एक्स्ट्रा लैंड का तो इशू ही नहीं है। एक्स्ट्रा लैंड की बात आ रही है। एक्स्ट्रा लैंड वो है जो सर्विस एरिया था, सर्विस रोड की एक्स्ट्रा लैंड। कोर्ट ने बड़ी स्पेसिफिकली एक क्वेश्चन किया कि जी आपका टाइटल क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी टाइटल हमारा सिंधी मुस्लिम ने दिया। सिंधी मुस्लिम का टाइटल क्या है, उसके बाद जो है ना कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सका। तो जी कोर्ट का पूरा फैसला उसी पर है कि जी जिसने आपको टाइटल दिया उसके पास टाइटल नहीं था। दूसरी खलीक साहब थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा सर, आप आपका खलीक साहब आपका चेहरा पूरी तरह स्क्रीन पे नहीं आ रहा, थोड़ा पीछे हो जाइएगा सर। जी 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 खलीक साहब आप बताएं। दूसरी बात डॉक्टर साहब ये है कि दूसरी बात ये है कि अगर कोई बुनियाद फाउंडेशन ही किसी चीज की इलीगल है तो पूरा सुपर स्ट्रक्चर जो है वो इलीगल हो जाएगा। तो कोर्ट ने ये सारी चीजें भी देखी कि जनाब ये बात नहीं है कि जी अच्छा। तो दूसरी बात, कोर्ट ने बहुत कम फैसले इस तरह के आए हैं कि कोर्ट ने कहा कि जी आप अलॉटीज को कंपनसेट करें। मालिक के ऊपर उन्होंने एक बर्डन ये भी डाल दी कि जी आप इनको कंपनसेट करें। इससे पहले के काफी सारे फैसले जिसमें एसटी प्लॉट या एमनिटी प्लॉट या और इस किस्म की जो चाइना कटिंग के केसेस हैं उसमें जो है जो ऑनर था जिसके पास जगह थी वही सफर करके गया, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा थोड़ी सी गुंजाइश भी कोर्ट ने छोड़ी। तो ये एक मामला है कि अब अगर कोई भी जो इफेक्टिव है अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि जी उसका जो लीगल एंटाइटलमेंट ये बन रहा था जिसको कोर्ट ने नहीं देखा, और कोर्ट ये समझती है कि वाकई कोई ऐसी चीज रह गई है जिसको रिव्यू करना चाहिए, तो ना सिर्फ वो कि कोर्ट उसको कंसीडर करेगी और उस पर फैसला करेगी। दूसरी बात जो है डॉक्टर साहब, जब भी कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, पब्लिश हो जाता है, तो उस पर डिस्कशन हो सकता है। इतना कोई हाजिर नहीं है कि जी वो कंटेम हो जाएगी। कोर्ट का ऑर्डर होता है, उस पर अपील भी फाइल होती है, रिव्यू भी फाइल होता है, डिस्कशन भी होती है। तो ये भी एक बड़ी वो बात है। लेकिन जो मेन चीज है डॉक्टर साहब वो ये है कि आपका स्कोप बहुत नैरो है। अगर आप उस नैरो स्कोप में अपना केस रख सकते हैं तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी है और आपको वहां से सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को रिवर्स भी करती है, और काफी सारे जजमेंट हैं इसके ऊपर कि कोर्ट ने रिवर्स किए हैं। रिव्यू नो डाउट कि लिमिटेड स्कोप है, लेकिन काफी सारे केसेस में वो रिव्यू अलाउ हुआ है और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके कोर्टों ने रिलीफ भी दिया है इस केसेस के ऊपर। मुझे बताइएगा खलीक साहब कि अगर तो जो बिल्डर है वो कंपनसेशन नहीं दे पाता है, जो कि कोर्ट का हुक्म है कि 3 महीने के अंदर अंदर यानी ये जो पैसे हैं इफेक्टीज के वो वापस करने, असल रकम वापस करनी है, तो ऐसी सूरत में बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है कोर्ट की जानिब से? देखिए कोर्ट की जानिब से एक कंटेम्प्ट लगेगी बेसिकली। पहले तो एक कंटेम्प्ट की कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। दूसरे क्योंकि फिर ये एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर है, फिर इसकी एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इसकी एग्जीक्यूशन होगी क्योंकि अभी कोर्ट का एक वर्डिक्ट है। अब इस कोर्ट की वर्डिक्ट को एग्जीक्यूट करना है। अब या तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, कोर्ट करेगी, लेकिन पैसे तो क्योंकि अब बिल्डर की जितनी जायदाद है, जो बिल्डर की सारे एसेट्स हैं, वो अब जो है ना ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि अब बिल्डर के जितने एसेट्स हैं इस बिल्डिंग के अलावा उसकी कम से कम उसको अटैच कर दिया जाए, ताकि अगर ये नहीं इनको पैसे दें तो कम से कम वो जगह बेचकर इनको पैसे दिए जा सके। तो ये तो अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है
क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का टू सम एक्सटेंट फॉल्ट था, जिसकी बेसिस पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है और वो करेगी कि जी अब जो बिल्डर की असेट्स हैं वो असेट अटैच की जाए, ताकि अगर वो पैसे नहीं दे, ऑर्डर कंप्लाई नहीं हो, तो वहां से वो उनको जो है ना कंपनसेट करें और ऑर्डर कंप्लाई करें, रिपोर्ट देनी होगी। सर मुझे ये बता दीजिएगा कि अब चूंकि कमिश्नर कराची को ये हुक्म दिया गया है कि वो जो रेजिडेंट्स हैं उनको बेदखल करके ये प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले लें। सर अब जो रेजिडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, अगर वो अपने जो उनके जो घर हैं वो खाली नहीं करते हैं, वो फ्लैट्स को खाली नहीं करते, तो ऐसी सूरत में क्या कमिश्नर कराची पुलिस फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ज़बरदस्ती इस प्रेमिसेस को अपनी तहवील में लिया जा सकता है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है? देखिए, कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाई करना ही एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया, उस ऑर्डर को तो उन्होंने कंप्लाई करके रिपोर्ट देनी है। अब ये है कि जी ये अगर कमिश्नर कराची कोई और चीज उनको लिए कोई अल्टरनेट इस्तेमाल करके ऑर्डर कंप्लाई कर देते हैं, फॉर द टाइम भी उनको कहीं अकोमोडेट कर देते हैं, वो एक उनका अपना प्रोगेटिव है, लेकिन ऑर्डर हैज टू बी कंप्लाइड विद, क्योंकि जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया और उस ऑर्डर को कंप्लाई करना है अनटिल अनलेस के कोर्ट उस ऑर्डर को रिवर्स करे या स्टे दे फॉर द टाइम बीइंग। तो सर इसका मतलब ये है कि इसके लिए फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अगर पुलिस फोर्स को लगा के जबरदस्ती अगर इनखला कराया जाएगा तो भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये भी, यानी जो रेजिडेंट्स कैंप लगा के बैठे हुए हैं और वो ये समझ रहे हैं कि जब तक उन्होंने कैंप लगाया हुआ है वो मौजूद हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा, तो आप क्या समझते हैं, क्या जो टाइम फ्रेम दिया गया है कमिश्नर कराची को, अगर वो पूरा होने लगा तो कमिश्नर कराची बाय फोर्स भी इसको खाली करा सकते हैं? नेचुरली क्योंकि उनके पास तो ऑर्डर है कि ये ऑर्डर कंप्लाई करके रिपोर्ट देंगे 3 महीने में, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कमिश्नर कराची के पास इसके अलावा कि जी वो ऑर्डर कंप्लाई करें। वो अभी उनको कह रहे हैं कि जी आप चले जाएं, क्योंकि अगर किसी को कोई भी ऑर्डर, किसी की कोर्ट का कोई भी ऑर्डर होगा बेदखली का, चाहे वो सिविल जज का ऑर्डर क्यों ना हो, वो सिविल जज का ऑर्डर भी होगा, उसके साथ भी सिविल जज एक अपने ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए पुलिस को भी डायरेक्शन देता है, विद पुलिस एड वो ऑर्डर कंप्लाई होता है। तो ये तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, तो ऑर्डर को कंप्लाई होना है अनटिल अनलेस केस का स्टे ना होता है, चाहे वो बाय फोर्स करे, चाहे वो एमिकेबल कोई सेटलमेंट करे या गवर्नमेंट कोई रास्ता बीच निकाले इसको एग्जीक्यूट करने का। फॉर द टाइम बीइंग जब तक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इसको तो कम से कम ऑर्डर को कंप्लाई करके रिपोर्ट भी जमा करानी है। ठीक है, बहुत कमिश्नर कराची को कहा है जी सर, कमिश्नर कराची को कहा गया है कि वो अपनी तहवील में ले लें और लोगों का वहां से इनखला करने के बाद इसे नस्ला टावर को अपने तहवील में ले लें ताकि इसे मिसमार किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया खलीक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खलीक अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ्द की जो आज मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, जिसमें ख़ास तौर पे कराची शहर में गैस की बंदिश, लोड शेडिंग और उसकी वजह से जो सनतें तबाह हो रही हैं उनके हवाले से बात की गई है। साथ ही साथ कराची में जारी जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके हवाले से भी बात की गई है। और ये वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़ियादत में इसने मुलाकात की है। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी भी इस वफ्द में साथ मौजूद थे। इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मेंबर नेशनल असेंबली जनाब उसामा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम उसामा भाई, अल्लाह का करम। सर क्या कहते हैं, ये जो मुलाकात हुई तो इसमें गैस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई, कोई यकीन दहानी कराई गई, या कराची से ये जो गैस की शदीद किल्लत है जिसकी वजह से सनतें अब बंद हो रही हैं, ताजिर परेशान हैं, क्या हल दिया गया है सर? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज जो मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब से, उसमें हमारे वक्त ने पूरी उसमें कराची के मसाइल के हवाले से बातें रखी हैं और गुज़िश्ता अदवार में जो भी हमारी मुलाकातें होती रही हैं उसमें भी हम सिर्फ कराची के मसाइल को उठाते रहे हैं और उसको बावर कराते रहे हैं कि इसका कोई न कोई मुस्तकिल बुनियादों पर हल निकाला जाए। बहरहाल आज की मुलाकात इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल थी कि उन्होंने जो है गुज़िश्ता मुलाकातों के मुकाबले में आज की मुलाकात में बहुत ज़्यादा
अपने उस खदशात का भी इजहार किया कि यकीन ये कराची शहर की आवाम के साथ बल्कि अब ताजिर बिरादरी के साथ होने वाली ज्यादतियों पर वो जो है बहुत ज्यादा खुद भी मुस्तरब थे। तो अब सूरत हाल ये है कि देखिए सिर्फ गैस का मसला नहीं है, यहाँ पर हर वो मसला जो एक बुनियादी मसला इस शहर का है वो एक अपनी जगह एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो उस सिलसिले में तमाम गुजारिशात जो है वजीर आज़म साहब को बताई गई हैं और वजीर आज़म साहब ने ये वादा किया है कि अब वो कराची आकर खुद इन मसाइल को वहाँ बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की लीडरशिप के साथ बैठकर उन मसाइल को एड्रेस करेंगे कि जो वफाक की तरफ से या सूबाई हुकूमत की तरफ से ज्यादतियाँ की जा रही हैं। तो ये एक इंतहाई खुशाइन बात है कि उनको आना भी चाहिए। एक बड़ा मैंडेट जो है वो वाक़अतन हकीकतन या वैसे ही जो है वो उनके पास एक मौजूद है। तो इस सिलसिले में जो है मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो है सूरत हाल खुसूसन कराची की इंतहाई नागुफ्ता में है कि लोग जो है अब ताजिर बिरादरी ये सोचने पर मजबूर है कि वो अपने यहाँ से कारोबार बंद करके ये तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ दूसरे शहरों में शिफ्ट हो जाए या फिर अपने काम को वाइंड अप करके इस मुल्क से बाहर चली जाए। तो ये बदनसीबी जो है इस मुल्क के लिए इंतहाई बदनसीबी होगी कि लोग जो है अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि अब हम अपने कारोबार को यहाँ से शिफ्ट कर दें। तो इस सिलसिले में अगर ऐसा खुदा ना खासा कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा अमल होता है जी, तो यकीनन ये इस मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा झटका लगेगा कि आप जो है आप कराची शहर के साथ खुसूसन सिंध हुकूमत की जो ज्यादतियां हैं उसके लिए अगर अब भी वजीर आज़म साहब ने कोई ऐसा अमली इक़दाम नहीं उठाया तो यकीनन इस मुल्क की मईशत को चलाना, इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़े रखने का जो एक वाहिद जरिया कराची शहर है वो उसके लिए मुश्किलात का सबब बन जाएगा। तो आज की मुलाकात इस हवाले से भी इंतहाई अहम थी। दूसरी चीज ये है कि सबसे अहम तरीन चीज जो थी वो ये थी कि उसमें जो इस वक्त इस 2020-21 के बजट में जो 5 अरब रुपए जो है वो नई मरदमशुमारी के लिए रखे गए हैं उस पर बहुत ज्यादा उनके ऊपर दबाव डाला गया कि वो जो है फौरी तौर पर जो है वो शुरू की जाए और उसका जो भी एक टाइम पीरियड है उसको मुकम्मल करके अगर सिंध के हवाले से सिंध और फाटा के हवाले से ये 2 मामलात हैं मरदमशुमारी के हवाले से जी अगर इसको जो है सही मानों में किया जाए तो यकीनन इसके जरिए कराची शहर के मसाइल और सिंध के शहरों के मसाइल के हल में बड़ी हद तक जो है रिलीफ यहाँ के आवाम को मिल जाएगा अगर ईमानदाराना और सही तौर पर हो जाती है। और उसके बाद फिर डिलिमिटेशन और फिर उसके बाद नए इलेक्शन जो भी सूरत बने उसमें जो है कराची के आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो उस पर भी बातचीत हुई है और इंशाल्लाह बजट पास होने से कबल एनक्यूएम के वक्त की एक मुलाकात और वजीर आज़म से होगी जी, जिसमें अराकीन कौमी असम्बली भी उसमें मौजूद होंगे मुझे उम्मीद है। तो फिर मजीद जो है मसाइल का इदराक के लिए उनके हल के लिए वजीर आज़म साहब को मजीद तजावीज़ पेश की जाएंगी कि आप इस सूरत में अगर ये करते हैं तो फिर मामला जो है कराची के बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। उसामा भाई मुझे एक बात ही बताइएगा कि माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये कहना था कि मिनिस्ट्रीज जो हैं यानी वजारतें जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए जिनसे बराह रास्त लोगों को फायदा हो सके, इसीलिए दरख्वास्त भी की गई थी कि आपके पोर्टफोलियो जो है वो चेंज किए जाएं। फिर एक और वजारत की भी बात की गई थी, इस हवाले से क्या बात हुई है सर? देखिए वजारत जो है वो एमक्यू का मसला नहीं है बल्कि हम कई मरतबा बरमला बल्कि उनके सामने वजीर आज़म साहब के सामने ये कह चुके हैं कि हमें वजारतों की ख्वाहिश नहीं है। आप ये वजारत हमसे ले लीजिए और हम देने को तैयार हैं और अब खुद जो है हम इससे विड्रॉ होने को तैयार हैं, लेकिन आप कराची के मसाइल पर एक ऐसा पैकेज दे दीजिए कि जो कराची शहर के आवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए जो है वो बेहतर साबित हो सके। देखिए वजारतें जो हैं वो इतनी अहमियत की हामिल नहीं होती हैं। असल मसला ये है कि वफाकी हुकूमत
जो अब हमें नजर आ रहा है कि वफाकी हुकूमत कराची शहर के लिए और कराची के शहरियों के लिए बेहतर इक़दाम करना चाहती है, लेकिन आईनी मसाइल जो है वो उसके सामने खड़े हैं। अगर आईनी मसाइल खड़े हैं और आपको ये पता है कि 13 साल के अंदर उन्होंने जो है उस शहर को, जो इस मुल्क की मैशत को चलाता है, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया है, तो फिर एक आईनी ऑप्शन भी मौजूद है जी। वजीर आजम साहब को आने वाले वक्तों में ये सोचना पड़ेगा और इस पर जोर देना होगा हम सब ने और कराची शहर के लोगों ने। और यकीनन इंशाल्लाह 3 जुलाई को हम जो है वो उस बात पर बहुत ज्यादा जो है वजीर आजम साहब को कराची के अवाम की तरफ से ये बावर कराना चाहेंगे कि देखिए, अगर आपने उस आईनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया तो यकीनन ये कराची शहर के लोग जो है वो आपको खुशामदीद कहेंगे ठीक। कि वो आईनी ऑप्शन इस्तेमाल सर लेकिन सर मैं वैसे, चूंकि जाहिर सी बात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से एक और वजारत देने की भी बात की गई थी, और सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब का नाम जो है ना वो पहले ही से दिया गया था, तो उस हवाले से भी कोई एडवांसमेंट हुई है या नहीं हुई? सर ये तो बहुत पहले से, जब बैरिस्टर फरोग नसीम साहब को, डॉक्टर फरोग नसीम चूंकि अब वज़ीर आज़म कैंप में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये वादा तो बहुत पुराना था सर, तो क्या इस हवाले से भी, क्योंकि जराए का कुछ ये भी कहना था कि शायद इस हवाले से भी कोई बात हो गई और बहुत जल्द एक और मिनिस्ट्री का ऐलान भी किया जाएगा? देखिए, बैरिस्टर फरोग नसीम जो है वो एमक्यूएम के सेनेटर हैं और वो भी खुद भी इसको ऑन करते हैं और एमक्यूएम भी इसको ऑन करती है, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज है वो जो है वो पूरे मुल्क के लिए है और वो यकीनन एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से इस पूरे मुल्क के अवाम के लिए और इस हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज ये है कि वजारतें, इन्होंने बताया आपको कि एमक्यूएम का बुनियादी नुक्ता नहीं है। वजारत के जरिए अगर कुछ मसाइल के हल में अगर हमें ऐसी कोई मदद मिलती है तो यकीनन एमक्यूएम को वो वजारत मिलनी चाहिए और उसमें किसी का नाम जो है वो कोई डिसाइड नहीं है। अगर एमक्यूएम जिसको चाहे वो वजारत दे दे, मुशावरत की हैसियत। ये इतना बड़ा असल यहाँ की मर्दमशुमारी है, कराची के साथ होने वाली ज्यादतियों के मसाइल हैं, गैस बिजली की लोड शेडिंग का मसला है, ताजिर बिरादरी के साथ जो है जो नारवा सलूक सिंध हुकूमत कर रही है उस हवाले से हमारी बातचीत हुई है और उसमें जो है उसमें इस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि कराची के मसाइल के हल के लिए जो डेवलपमेंट काम होने हैं या जो उनके तरक्याती प्रोग्राम जो इस मुल्क को के लिए मजीद बेहतरी का बाइस बन सकते हैं उसके ऊपर तवज्जो दी जाए। मेन अहमियत के हामिल चीजें ये हैं। इसके अलावा जो इस वक्त कराची शहर के लोगों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, चाहे वो अदालती अहकामात के ऊपर हो या सूबाई हुकूमत के हवाले से हो, तो उस पर भी बातचीत हुई है कि इसका कोई ना कोई ऐसा लाए अमल मुरतब किया जाए कि जिससे कराची शहर के लोगों को जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर है, जो उनके अंदर एहसास कमतरी और एहसास महरूमी पैदा किया जा रहा है, उसके इजाले की बात की जाए। ठीक, ये असल मेन मामला है। ठीक, तो सर अपनी जगह है, ऐलान तो कर दिया गया, बड़े बड़े 1100 अरब रुपए के पैकेजेस का ऐलान कर दिया गया सर। यहाँ 5 अरब रुपए मर्दमशुमारी के लिए जो है ना वो रिलीज होने मुश्किल नजर आ रहे हैं, तो वहाँ 1100 अरब रुपए आप समझते हैं कि शहर पे लग जाएंगे सर? नहीं, 1100 अरब रुपए की मैं अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि 1100 अरब रुपए आना और उनका लगना, वो मेरा ख्याल ये है कि ये एक जो है मुस्तकबिल करीब की कोई बात हो सकती है और मुस्तकबिल बईद में कहीं जाके ये चीजें हो सकती है। मैं इसकी सर एक और भी जुमला कहा जाता है, किस्सा पारीना हो गया, वो तो नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल। लेकिन इस वक्त वफाकी हुकूमत ने जो फंड दिए हैं, जो एमएनएज की स्कीमों को जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है पीडब्ल्यूडी से, तो उस हवाले से मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि कराची शहर के हर इलाके में कुछ न कुछ काम, तरक्याती काम जो है वो बेहतरी की सूरत में नजर आया है, जो हमें आज तक अभी तक जो है हमें नजर नहीं आया। लेकिन अभी एक वादा जो है उस सिलसिले पर काम हो रहा है कि 15 अरब रुपए जो है वो कराची के लिए तरक्याती स्कीमों के हवाले से जो है वो फौरी तौर पर रिलीज किए जाएंगे, जिससे कराची शहर के अवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में और उनके मामलात के हल के लिए बेहतरी के आसार जो है वो हमें नजर आते हैं। मैं इस मामले में सिर्फ ये बात कहूंगा कि अगर वफाकी हुकूमत ने
अगर थोड़ा सा भी कराची शहर को अपने नुक्ता निगाह से अगर उसकी बेहतरी के लिए काम कर लिया तो ये यकीनन इस मुल्क की बेहतरी का काम होगा, और मैं समझता हूँ कि उसको करना भी चाहिए। वादे भी किए हैं और इंशाल्लाह उस पर चंद दिनों के अंदर ये बात आवाम के सामने आ जाएगी कि कराची शहर के लिए 15 अरब रुपए मजीद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो MNAs के जरिए और MQM और PTI की जो भी वहाँ पर क़यादत है उसके जरिए वो कराची में लगाने जा रही है। तो ये खुशाइन बात है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, उसामा कादरी साहब जो कि रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाजरीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आप खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, अब हम बात करना चाहेंगे जो आज यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई केडी ऑफिसर्स क्लब के सदर की जानिब से, जिसमें ये कहा गया कि ये क्लब किस वक्त बनाया गया, क्या एक्टिविटीज़ जारी थी। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं अब्दुल मतीन शेख साहब जो कि सदर हैं या जिस वक्त केडी ऑफिसर्स क्लब था उसके सदर थे, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल मतीन साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अल्लाह का करम जी, मैं ठीक हूँ। सर, क्या कहते हैं, अब जबकि ये क्लब मिसमार कर दिया गया है तो अब आपकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कि ये क्लब कानूनी तौर पे बनाया गया था और ये तमाम चीजें आपने सामने रखी हैं, क्या कहेंगे सर? अब तो उसका मलबा भी उठाया जा रहा है। देखिए डॉक्टर से बात यह है, बहुत सारे लोग जो हैं कुर्बानियां देते हैं और हो सकता है किसी कुर्बानी जो है वो अल्लाह ताला को पसंद आ जाती है समझे, और उस कुर्बानी के सदक़े में बहुत सारा जो आगे का अमल है वो रुक जाता है। ये इसको इस तरह ताबीर करें कि KDA की जो कुछ भी अभी ये मलबा नजर आ रहा है, मैं रोजाना उसको देखता हूँ, बैठता हूँ वहाँ पे जाके, आंसू बहाता हूँ, दिल के टुकड़े अपने करता हूँ। ये चीजें एक दिन के अंदर नहीं बनती हैं, और ये चीजें जो बनती हैं लाज़मी बात है बड़े बड़े क्या नाम है इसके अंदर मरहले आते हैं। मैं जरा 2 मिनट आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि ये क्या नाम है सन 1957 के तहत क्योंकि प्रेसिडेंट उसके तहत वजूद में आया था KDA, और उसके अंदर सन 68 के अंदर KDA को क्या नाम है ये हमारी GB की मीटिंग, गवर्निंग पार्टी की मीटिंग होती है, वो सन 68 के अंदर जो है वो इसको गवर्निंग बॉडी में अप्रूव किया गया था कि यहाँ पे KDA के अफसर के लिए कोई रिक्रिएशन स्पोर्ट क्लब होना चाहिए। उस 68 उसके अंदर ये अप्रूव किया गया, और सन 70 के अंदर जो है फिर इसको जो है इसका चलान बना, और 83 के अंदर क्या नाम है इसको बनना शुरू हुआ। इसकी लीज KDA ने जारी की, इसका प्लान KDA ने जारी किया, इसका जो प्लॉट का कब्जा KDA ने दिया। अब ये तमाम चीजें ओरिजिनल हैं। अब ये हमारी समझ से बालतर बात है कि तमाम चीजें जब KDA अपने उस जगह को जो कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए दे रहा हो, और वो किस तरह 2 नंबर की हो सकती है। अगर कोई ये कहता है, कोई भी शख्स कहता है कि खुदा ना खास्ता ये हम तो KDA जमीन देने वाली है ना, लेने वाली तो नहीं है। सर मतीन साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि KDA ऑफिसर्स क्लब के तहत बाकायदा शादी हॉलों को केटरिंग कंपनीज के पास दे देना, और जिसमें बाकायदा शादी के खाने ऑफिसर्स क्लब में मुख्तलिफ तकरीबात बुक करा के, आम लोग बुक करा के किया करते थे, पैसे दिया करते थे। सर रफाई प्लॉटों पे ये शादी हॉल बनाना, ये तकरीबात करना, डिनर्स होना, पार्टीज होना, सर ये कहाँ लिखा है कि रफाई प्लॉटों पे क्लब के अंदर ये तमाम काम हो सकते हैं? वाटर क्लब में हुआ करते थे, वहां पे भी बंद किया गया। आपके क्लब में हो रहे थे सर, बाकायदा कई लॉन्स बना के उसको केटरिंग कंपनी के हाथ में सालों दिया गया है। सर देखिए, जब ये GB के अंदर कोई चीज दी जाती है तो पूरा उसका जो है स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि ये चीज हम दे रहे हैं, इसको किस तरह चलाना और किस तरह इसको रन करना है। ये बाकायदा उसके उस जो GB के रेजोल्यूशन के अंदर जब क्लब ये रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स के लिए दी जा रहा था तो उसका इंतजाम भी किया जा रहा था कि क्लब चलेगा कैसे। इसके 2 जराए थे। एक तो जरा ये था कि मेंबरशिप का हमारा था कि जब मेंबरशिप जो है वो अपने ऑफिसर्स से लेंगे,
और वो हम बड़ी मामूली लेते हैं। 100 रुपया महीना के हिसाब से हम अपने ऑफिसर से इसकी फीस लेते हैं। ये वो क्लब नहीं है आपके जहनों के अंदर, वो क्लब है जो 10 लाख की 20 लाख की मेंबरशिप देते हैं। हमारे 2000 की मेंबरशिप दी जाती है और सिर्फ केडीए के लोग दी जाती है। इस क्लब को चलाने के लिए मैं लिखत में आपको बता दूं, जो एग्रीमेंट में जो जीबी ने गवर्नमेंट पार्टी ने किया, उसके अंदर ये भी परमिशन दी गई थी कि आप अपने क्लब को चलाने के लिए मैरिज हॉल वगैरह तामीर कर सकते हैं और अपना खर्चा उसके जरिए भी चला सकते हैं। सर, अगर आपकी गवर्निंग बॉडी इस बात की इजाजत दे दे या कानून बना ले कि इस क्लब के कुछ हिस्से को बेच दिया जाए, तो आप ये भी इख्तियार रखते हैं कि फिर जमीन को बेच देंगे उठा के? सर, हमारा काम तो जमीन को बेचना ही है ना। हाँ। बुलंद भाई, हमारा काम केडीए का जमीनों को बेचना ही है। हाँ। अभी भी ऑप्शन कर रहे हैं। आप अगर आप ये समझते हैं कि अगर ये एक नाम है केडीए काम किया, नहीं, केडीए ने 45 में दे के पूरे शहर को 2-3 सर, रफाही प्लॉटों को भी बेच सकते हैं, रफाही प्लॉटों को भी बेचा जा सकता है। बिल्कुल देते हैं, लेकिन उनके रेट कम होते हैं। रफाही प्लाटों को दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है? लेकिन सर, उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज तो नहीं हो सकती ना फिर रफाही प्लॉटों पे? क्या कमर्शियल एक्टिविटीज करना जायज है रफाही प्लॉटों पे? नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी हर एक के ऊपर नहीं होती। वो जब गवर्निंग बॉडी में कोई केस जाता है तो उसके अंदर पूरी उसकी तफसीलात दी जाती है कि इसका फंक्शन क्या होगा, ये किस तरह चलेगा और कैसे। क्योंकि सर, हमारे यहाँ एक रिवाज आम है कि एसटी प्लॉट्स, रफाही प्लॉट्स ऑक्शन किए जाते हैं और उसके बाद उसपे रफाही प्लॉट के ऊपर ऐसा नहीं है। ये खास तौर पे केडीए ने अपने अफसरों को, उनके बच्चों को, उनके रिक्रिएशन के लिए, इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, इसके अंदर स्पोर्ट्स गेम भी है, इसके अंदर बच्चों के गेम भी है। सर, अब क्या रेमेडी इख्तियार की जाएगी? मुझे मुख्तसरन बता दीजिएगा, प्रोग्राम का इख्तिताम के करीब है। अब जबकि क्लब मिसमार कर दिया गया है, तो अब क्या किया जाएगा सर? देखिए, मैंने कहा ना, हमने तो कुर्बानी दे दी। हाँ, हमने तो कुर्बानी दे दी है, लेकिन हम शहर कराची को बचाना चाहते हैं। ठीक सर। देखिए, हमारे नबी का फरमान है कि जोड़ो तोड़ो नहीं। जो लोग भी तोड़ने पे, शहर तो वैसे बर्बाद होता सर, अगर कोई चीज गलत बन जाए फिर भी उसको रहने दिया जाए, नहीं तोड़ा जाए? अरे भाई, तो ये बनी गाला भी तो गलत बना है ना। ये जो ट्विन टावर सलाबाद में कोई चीज गलत हो रही है वो सही है, और जो बनी गाला में हो रही है वो सही है, और जो कराची में सिंध में हो रही है वो गलत है। ये कैसे? ये कौन से दो कानून है? चलिए, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मतीन शेख साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।